निवडणूक प्रचार आता औपचारिकरित्या संपलेला आहे। मानखुर्द शिवाजीनगरच्या सर्व कष्टकरी भावा बहिणींना, साथींना, मित्रमैत्रिणींना मी कॉम्रेड डॉक्टर तुझ्या आव्हान करते की येणाऱ्या विधानसभेच्या निवडणुकीत गुंडागर्दीच्या विरोधात, दहशतगर्दी, नशाखोरीच्या विरोधात, सांप्रदायिकतेच्या विरोधात, ध्रुवीकरणाच्या राजकारणाच्या विरोधात तुम्ही मला मत द्या, हापी कर्डीला मत द्या, कामगार पक्षाला मत द्या। अनुक्रमांक आहे 14 चिन्ह आहे हापी। येणाऱ्या विधानसभेत आपण कष्टकऱ्यांचा आवाज बुलंद करूया। इन्कलाब जिंदाबाद। लाल झंडे के साथ चलो, नई क्रांति की राह चलो। सर्व कष्टकरी भावा बहनींना, मित्र मैत्रिणींना, दोस्तांना, साथींना क्रांतिकारी अभिवादन। जो भी साथी हमारी बात सुन रहे हैं उन सारे साथियों को, दोस्तों को, बहन भाइयों को, मेहनत के साथियों को इनकलाबी सलाम। सबसे पहले आपके बीच में बात रखना चाहूंगी, एक बहुत सराहनीय बात जिसके लिए हम सबको, मुझे, आपको, हम सबको गर्व महसूस होना चाहिए कि आज ये भारत की क्रांतिकारी मजदूर पार्टी की सभा, इसमें लगी हुई ये पताका, ये झंडे, ये दफ्तिया, बैनर, माइक, हर एक छोटी सी बड़ी चीज आप और हमारे जैसे मानखुर्द गोवंडी के मेहनत कशों के खून पसीने के सींचे हुए गाड़ी कमाई से खड़ी की गई है। ये जिंदाबाद जिंदाबाद, ये हमारे एकता की निशानी है और यही दिखाता है जो मजदूर, जो मेहनतकश पूरे मुंबई की ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनाता है, जिन्होंने पूरे मुंबई को खड़ा किया। मुंबई तो पहले समुद्र में होता था, 7 बेटांचं मुंबई शहर होतं, कामगारांनी त्याला आज रूप दिलंय। तो मुंबई की जो सारी बड़ी बड़ी सड़कें, बड़े बड़े ब्रिजेस, चमचमाते इलाके, सारी संपत्ति, सारी बिल्डिंगें जो खड़ी करते हैं, उन मजदूरों, मेहनत कशों के दम पे ये मजदूर पार्टी की सभा आज होने जा रही है। तो दोस्तों, साथियों, यही इस बात का सबूत है कि आज मजदूर मेहनत कशों को अपने हकों, अधिकारों के प्रति उनके दिलों में, उनके दिमाग में चेतना है। वो भी जागरूक हो रहे हैं, वो भी ये जानते हैं कि आज हमारा सगा कौन है, हमारा पराया कौन है। हमारे साथी ने जैसे बताया और हम अपने हर पर्चे में लिखते हैं, अभी जो मैनिफेस्टो निकाला उसमें लिखा है, अपने हर भाषण में हम बोलते हैं। 2 चीजें होती जिससे हम तय करते हैं कि ये पार्टी हमारे लिए काम करेगी या नहीं करेगी। सबसे पहली बात, ये जो करोड़ों रुपए चुनाव में फूकते हैं, ये इनके पास कहां से आते हैं, ये सवाल इनको पूछना चाहिए। इनको पूछना चाहिए, भाई साहब, आपकी पार्टी का फंडिंग का सोर्स क्या है। और जैसे ही हमें पता चलता है कि इनकी पार्टी बड़े बड़े बिल्डरों, ठेकेदारों के दम पे खड़ी होती है, धन्ना सेठों के दम पे खड़ी होती है, ये खुद बड़े पूंजीपति होते हैं, बड़े उद्योगपति होते हैं, कारखानदार होते हैं, इनके रिश्तेदार स्कूल चलाते हैं, प्राइवेट कॉलेज चलाते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाते हैं, बड़े बड़े ठेके लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट का काम करते हैं। तो दोस्तों, इन्हीं की फेंके हुए चंदे के दम पे ये पार्टियां चुनाव लड़ती है और जाहिर सी बात है, जीत कर आने के बाद आपका हमारा काम नहीं करती, ये सिर्फ दिन रात एक करती है। अमीर जादों का काम करने के लिए, ठेकेदारों, धंधा सेठों का काम करने के लिए, टाटा, अंबानी, बिरला, बाटा का काम करने के लिए। इसीलिए तो दोस्तों, आज जो हमारे इलाके की बिजली अडानी को सौंप दी गई है, वो क्यों सौंप दी गई है? अडानी ने कौन सा यहाँ आके हमारा भला किया है? नहीं, पर केंद्र में बैठी सत्ता, भाजपा सत्ता, जो अडानी अंबानी के तलवे चाटने के लिए, उनकी तिजोरियां भरने के लिए दिन रात काम करती है, उन्होंने हमारे बच्चों के मुंह का निवाला छीन के इनकी तिजोरियां भरने का काम किया है। 1980 के बाद, जब से 1990 के बाद जब से भारत देश में प्राइवेटाइजेशन हुआ है, निजीकरण की नीतियां अपनाई गई है, तब से एक के बाद एक सारे जो पब्लिक सेक्टर्स है, ये बड़े बड़े धन्ना सेठों, पूंजीपतियों को दे दिए गए। बेरोजगारी की मार बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई और आज नतीजा है, देश के 32 करोड़ युवा बेरोजगार घूम रहे हैं।
और देश की सरकार बेशर्मी से कहती कि पकोड़ा तलो, वो भी एक रोजगार है जो हम कहते हैं हमें मंजूर नहीं। दोस्तों, हम देखते हैं किस तरीके से इन सारी पार्टियों ने देश की 77 साल की आजादी के बाद जनता को लूटने का काम किया, हमें बेवकूफ बनने का काम किया, बनाने का काम किया और रात दिन पूंजीपतियों की सेवा की, इनके धन्ना सेठ यारों की सेवा की। जब जब भारत देश में मजदूरों मेहनत कशों का, गरीब किसानों का आंदोलन हुआ, तब तब उसको पूरी तरीके से उसका दमन किया गया, मजदूरों को मारा पीटा गया, गोलियां चलाई गई, उनके हक अधिकारों को रौंदा गया। किस लिए? इन पूंजीपतियों की सेवा करने के लिए, इनकी तिजोरियां भरने के लिए। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, अभी यहाँ बहुत सारे रेहड़ी खोमचे वाले भाई बहन हैं, बहुत सारे दिहाड़ी से मजदूरी करने वाले भाई बहन हैं, कोई ऑटो चला रहा है, कोई टैक्सी चला रहा है, कोई बीएमसी में कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहा है और तरह तरह के काम हम लोग करते हैं। पर आज अगर हम देखें तो क्या हम सबके मसले एक नहीं है? अगर आज हम देखें तो क्या हम सबके बच्चों को पढ़ने के लिए बढ़िया सरकारी स्कूल नहीं चाहिए? हम क्यों, हमारे घरों के बच्चे क्यों ये सपने नहीं देख सकते कि हाँ अम्मी अब्बू मम्मी पापा, मैं बड़ा होके डॉक्टर बनूंगा, मैं बड़ा होके इंजीनियर साइंटिस्ट बनूंगा, मैं डांसर बनूंगा, मैं गिटारिस्ट बनूंगा। ये सारे सपने हमारे घरों के बच्चे क्यों नहीं देख सकते? क्यों उनको 10वीं के बाद 8वीं के बाद अलग अलग जगह पे जाके खटना पड़ता है? कोई गैरेज में जाता है काम करने के लिए, कोई किसी कारखाने में काम करने के लिए जाता है, हाथ में मिले वो काम करना पड़ता है। घर वाले सोचते हैं कि 2 वक्त की रोटी आ जाएगी घर में, एक और कमाई आ जाएगी घर में। तो दोस्तों, क्या ये हमारे बच्चों के साथ नाइंसाफी नहीं है? हम क्यों नहीं ये सोचते कि आज हम सबको एक बढ़िया सरकारी अस्पताल की जरूरत है? हमको सर्दी बुखार भी होता है तो किसी प्राइवेट डॉक्टर के पास जाते हैं। कितने ही ऐसे लोगों को जानते हैं हम, जिनको हम बोलते हैं कि नहीं, आपको टेस्ट कराना जरूरी है, इलाज लेना जरूरी है। लोग डरते हैं, चाहते नहीं है कि सायन जाए, केईएम जाए, नायर जाए, क्योंकि वहां पे हम सबके साथ, गरीब मेहनतकशों के साथ किस तरीके का सुलूक किया जाता है सबने देखा है। वो सारे अस्पताल, सिर्फ 3 सरकारी बड़े अस्पताल है जो पूरे मुंबई का भार अपने सर पे उठाए खड़े हैं, पर कोई नेता, कोई आमदार, कोई एमपी ये बात नहीं करता है कि आज हमारे इलाके में बढ़िया सरकारी अस्पताल खुलने चाहिए। उल्टा जो चंद थोड़े से सरकारी अस्पताल खुले हैं उनमें भी ये निजीकरण ला रहे हैं, उनमें भी प्राइवेटाइजेशन ला रहे हैं, जिसके चलते सरकारी अस्पतालों में भी टेस्ट कराने के हमको पैसे भरने पड़ते हैं। तो दोस्तों, एक तरफ ये पूंजीपति मालिक वर्ग की राजनीति है जो रात दिन हमें बांटने का काम करती है, और जब हम कहते हैं कि मालिक, हमारे साथी ने कहा कि मजदूरों की एक पार्टी होती है, तो क्यों इन मालिकों धन्ना सेठों की अलग अलग पार्टियों की इनको जरूरत होती है? क्योंकि दोस्तों, ये अलग अलग पार्टियां अलग अलग पूंजीपतियों के अलग अलग हिस्सों की तीमारदारी करती है, उनकी चाटुकारिता करती है, फिर उससे कोई भी पार्टी अछूत नहीं है। भाजपा, कांग्रेस, एमआईएम, मनसे, शिवसेना, वंचित बहुजन आघाड़ी, बसपा, समाजवादी पार्टी, ये सारी की सारी पार्टियां पूंजीपतियों के अलग अलग हिस्सों से चंदा लेती है, उनके दम पे अपना चुनाव लड़ती है और जीत के आने के बाद उनकी तिजोरियां भर के हमारे साथ गद्दारी करने का काम करती है। अगर हम मानकोट शिवाजी नगर की बात करें तो पिछले 15 सालों में यहाँ पे जो हालात रहे हैं हम सब उसको बहुत अच्छे से जानते हैं। यहाँ नशाखोरी है, यहाँ गुंडागर्दी, दहशतगर्दी है, यहाँ पे साफ पीने का पानी नहीं है। पिछले 1.5 महीने से तो पीला पानी आ रहा है, लोग पीने के पानी के लिए तक परेशान है। बिजली बिल इस कदर बढ़ा है कि आधी कमाई बिजली बिल में जा रही है, खाने को
घर में नहीं है, लोग बिजली बिल भर नहीं पा रहे हैं, ये लोग आके मीटर काट के जा रहे हैं। आपको इस मुंबई की एक सच्चाई बता दूं, ये मुंबई इकोनॉमिकल कैपिटल है, देश की आर्थिक राजधानी है, पर इसी मुंबई में आप 2 कदम चल के जाएंगे तो साठे नगर की बस्ती का एक भाग है, एक हिस्सा है, जहां अभी भी लाइट नहीं है, जहां अभी भी मीटर नहीं है, जहां अभी भी पानी नहीं है। सारी बस्तियों में जाके घूम लीजिए, पानी खरीदना पड़ता है, बिजली खरीदनी पड़ती है और हर दिन ऐसे ही काटना पड़ता है, मानो हम इंसान ना हो, कीड़े मुंगे कीड़े मकोड़े हो। और ये पूरे धन्ना सेठों की पार्टियां, ये धन्ना सेठों की राजनीति मेहनत कशों को बस कीड़े मकोड़ों की तरह ही मानती है। हमने कोरोना में देखा किस तरीके से सारे मजदूर, सारे मेहनतकश लोग, जिनका आज कमाओ आज खाओ ऐसी स्थिति है, उन्होंने कैसे दिन काटे हम सब ने देखा है, कितने लोग मारे गए हम सब ने देखा है। आपको याद होगी वो तस्वीर, पटरी पे सो रहे मजदूर और उनका परिवार, उसके ऊपर से ट्रेन उनको कुचल के चली गई और वो बिखरी हुई रोटियां, वही रोटी दोस्तों जिसको कमाने के लिए हम हर दम हर पल मेहनत करते हैं, कमर तोड़ मेहनत करते हैं, पर फिर भी ये व्यवस्था, ये मालिकों ठेकेदारों की राजनीति और इनकी पार्टियां हमारे लिए कुछ नहीं करती, हमें हमारे कोई हक अधिकार नहीं हासिल होते। जैसे केंद्र में बैठी मोदी सरकार 400 अब की बार 400 बार का वादा करते हुए आई, घोषणा खोखला नारा देते हुए आई, वैसे ही यहाँ पे भी 15 साल से समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी अब की बार चौथी बार कहते हुए आ रहे हैं। पर दोस्तों आप हम सब जानते हैं, मानखुद शिवाजी नगर का बच्चा बच्चा जानते हैं कि हर कोई इनसे कितनी घृणा करता है, हर कोई इनको कितना नफरत करता है, हर कोई चाहता है कि ये यहाँ से चला जाए और गोवंडी मानखुद में कुछ बदलाव आ जाए। दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जब मानखुद शिवाजी नगर में शाहीन बाग के तर्ज पे गोवंडी बाग बनने जा रहा था एनआरसी सीए के खिलाफ, जो एक काला कानून है आम मेहनत कशों के नागरिकता के ऊपर हमला करने वाला, तब यहाँ के समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी क्यों खड़े नहीं हुए और उन्होंने क्यों महिलाओं पे लाठी चार्ज करवाया और क्यों कहा कि यहाँ पे गोवंडी बाग नहीं बनेगा। यहाँ पे बस्तियां टूटी, साठे नगर में बस्ती टूटी, क्यों यहाँ का विधायक अबू आजमी वहां नहीं आया और क्यों नहीं कहा कि मेरे गरीब मेहनतकश भाइयों बहनों का झोपड़ा मैं नहीं टूटने दूंगा, अगर इनका झोपड़ा टूटेगा तो सबसे पहले मेरा घर टूटेगा। ये आह्वान इन्होंने क्यों नहीं किया। दोस्तों जब जब मानखुद गोवंडी की जनता के ऊपर कुछ भी दिक्कत आई है, परेशानी आई है, कभी भी समाजवादी पार्टी के विधायक हमारे लिए नहीं खड़े हुए। लोग रातों रात सड़क पे आ गए बस्ती टूटने के कारण, और न समाजवादी पार्टी न किसी पार्टी के किसी उम्मीदवार ने एक भी आवाज उठाई। तो दोस्तों जब भी जनता के हक अधिकारों की लड़ाई आती है, जब भी जनता के हक और अधिकारों के लिए कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने की बात आती है, तब ये सब अपने बिलों में छुप जाते हैं। क्यों छुप जाते हैं दोस्तों? क्योंकि इनके मालिक आका इसकी उनको इजाजत नहीं देते और दे भी नहीं सकते। अगर ये मेहनत कशों के लिए काम करेंगे तो इनके अमीरजादों, ठेकेदारों, बिल्डरों, दोस्तों की तिजोरियां भरने का काम कौन करेगा। दोस्तों गुंडागर्दी इतनी बड़ी है, दहशतगर्दी इतनी बड़ी है, नशाखोरी इतनी बड़ी है, आप ये घटनाएं नहीं भूले होंगे। शिवाजी नगर में जो नौजवान अहमद जिसको भर रास्ते पे काट दिया गया, रफीक नगर में एक दानिश नाम का लड़का जिसको नशाखोरी के चक्कर में सलाई से मार डाला गया, जो घर का एकलौता कमाने वाला था। ये 1.5 साल की बच्ची शिवाजी नगर में जिसकी लाश गटर में पाई गई, और ऐसी कितनी घटनाएं आपको बता दूं जो हमारे शरीर पे रोंगटे खड़ी करती है। आज लड़कियां, महिलाएं रास्ते पे निकलने से डरती है। परसों की बात है, एक दोस्त हमारी कह रही थी उसकी छोटी बहन 9वीं में थी, उसकी पढ़ाई छुड़वा दी गई ये कह के कि
कि आए दिन बलात्कार की घटनाएं कानों पर आती है तो भाई हमारा तो हिम्मत नहीं होता कि अपने बच्चियों को बाहर भेजे, पढ़ाई के लिए भेजे। तो दोस्तों, ये आज हालत है इस सदी में जिसको हम विज्ञान युग कहते हैं, जिसमें केंद्र सरकार, भाजपा सरकार, योगी, मोदी, अमित शाह, तमाम सारे यहाँ पे 15 साल से अबू आजमी, सब लोग डेवलपमेंट डेवलपमेंट चिल्लाते हैं, विकास के नारे लगाते हैं। ये है इनका विकास, ये है इनका विकास कि औरतें सड़कों पे चलने से डरे। ये है इनका विकास कि मुंबई जैसे सबसे बड़े शहर में रहने के बावजूद हमको पीला पानी पीना पड़ता है, हमारे लिए साफ सुथरा पीने का पानी नहीं है। ये है इनका विकास कि हम 24 घंटे जहरीला धुआं अपने फेफड़ों में भरते हैं। क्या गलती है हमारी? क्यों ये जहरीला धुआं हमें लेना पड़ता है? क्यों हमारे बच्चों को, बुजुर्गों को टीबी, दमा, अस्थमा, कैंसर जैसे भयंकर बीमारियों से जूझना पड़ता है? क्यों यहाँ का एवरेज लाइफ स्पैन यानी औसत उम्र 39 साल है और बाकी मुंबई की औसत उम्र 70 साल है? तो दोस्तों, हमारे जिंदगी की ये 30 साल कौन खा रहा है? कौन हमको हर दिन जहर देकर मार रहा है? हवा में जहर, पानी में जहर, प्रदूषण से जहर, हर चीज से जहर देकर हमें मारने का काम ये सरकारें कर रही है। यहाँ का विधायक अबू आजमी समाजवादी पार्टी कर रही है, जो हमें हमारे हक और अधिकारों के लिए नहीं खड़ी होती है। समाजवादी पार्टी की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि पिछले 15 साल से ये सत्ता में है। औरों की भी बात करूंगी। नवाब मलिक, राष्ट्रवादी कांग्रेस, अजित पवार गठ, जो दूसरे विधानसभा क्षेत्र में पट्टी पार लड़ा करते थे, वो अभी यहाँ पे आए हैं। क्या कह रहे हैं कि मानकुद गोवंडी की जनता ने मुझे बहुत प्यार से बुलाया, मुझे विनती की कि भाई आओ, हमारे इलाके की नशाखोरी, गुंडागर्दी खत्म करो। ये सरासर झूठी बात है। मानकुद गोवंडी की जनता जानती है अणुशक्ति नगर चीता कैंप में नशाखोरी और गुंडागर्दी का किस तरीके से साम्राज्य फैला हुआ है। मानकुद गोवंडी की जनता जानती है पिछले 10 साल से अणुशक्ति नगर चीता कैंप की मेहनतकश जनता की जिंदगी भी बेहाल है, जैसी हमारी जिंदगी यहाँ बेहाल है। दोस्तों, जो अबू आजमी समाजवादी पार्टी के विधायक है, इन्होंने पिछले 15 साल में यहाँ पे जो कीचड़ खिलाया है, उस कीचड़ में, उस फैलाए हुए कीचड़ में ये नवाब मलिक भाजपा का कमल का फूल खिलाने आए हैं, भाजपा के लिए यहाँ पे जमीन तैयार करने आए हैं। और हम सब जानते हैं भाजपा की राजनीति क्या है। भाजपा की राजनीति है बांटो और राज करो, जो अंग्रेजों की राजनीति थी। भाजपा की राजनीति है हिंदुत्व के नाम पर जाति धर्म के बीच में झगड़े, फसाद बनाकर लोगों को आपस में बांटो, उन पर राज करो। ये लोग कभी हमारे असली मुद्दों की बात नहीं करते। हमारे बीच में लव जिहाद, लैंड जिहाद, वोट जिहाद, फलाना जिहाद, ये सारे झूठे मक्कार मुद्दे लेकर आते हैं और दिन रात इनका गोदी मीडिया बह बह करके भोंक कर हमारे दिमाग में जहर घोलने का काम करता है। यहाँ से उसके घड़ी को चूर चूर करके उसको यहाँ से भगाइए, क्योंकि ये दोनों भी मेहनत कशों के नेता नहीं है, हमारे आप के नेता नहीं है। तो फिर अगर ये विकल्प हमारे नहीं है तो क्या एमआईएम, वंचित बहुजन आघाड़ी या फिर शिवसेना के बुलेट पाटिल हमारा विकल्प है? तो नहीं दोस्तों, ये भी उतने ही जनता के गद्दार है जितने की भाजपा और भाजपा आरएसएस और राष्ट्रवादी कांग्रेस और महायुति के पूरा जो गठबंधन है। आपको बता दूं, एमआईएम पार्टी जो जहां पे देश में मुस्लिम बहुल इलाके हैं, वहां पे धर्म के नाम पर वोट बटोरती है, धर्म की राजनीति करती है, पर असल में इस पार्टी का भी जो मजदूर विरोधी चरित्र है, मेहनतकश विरोधी चरित्र है, वो हमें जानना चाहिए। आंध्र प्रदेश, हैदराबाद में जो बड़े बड़े जमींदार थे, जो बाद में अभी बिल्डर ठेकेदार बने बैठे हैं, उन सबके फंडिंग पर यह पार्टी काम करती है। जी हाँ, एमआईएम पार्टी हैदराबाद, आंध्र के बड़े बड़े बिल्डरों, ठेकेदारों, पूंजीपतियों की पार्टी है, जो उनके हितों की सेवा करती है
काम करती है। पिछले 15 साल से यहाँ पे एमआईएम पार्टी ने कोई भी उम्मीदवार नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि समाजवादी पार्टी के साथ सेटिंग थी कि भाई तू तेरे इलाके में लूट, मैं इधर लूटूंगा। और इन सारी पार्टियों की सेटिंग होती है, भाजपा, एमआईएम, वंचित, समाजवादी पार्टी, इन सब की सेटिंग होती है और इनको सेटिंग करनी पड़ती है। जैसे मैंने पहले बताया, पूंजीपतियों के अलग अलग हिस्सों की ये सेवा करते हैं, तो लूटने के लिए इनको एरिया भी तो बांटना पड़ेगा ना। तो यही इनका सेटिंग होता है। एमआईएम के बारे में हर कोई जानता है और वंचित बहुजन आघाड़ी के बारे में भी हर कोई जानता है। देश में अलग अलग जगह फांसीवादी मोदी सरकार के बरक्स इन्होंने अपने उम्मीदवार देकर वोट बांटने का काम किया है और इसके लिए पूरे देश में इनकी बदनामी हुई है। इसके लिए पूरे देश में इनको कसूरवार माना जाता है। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले एमआईएम के अकबरुद्दीन ओवैसी यहाँ आए थे। क्या कहा उन्होंने मंच से? सभा थी, मंच से उन्होंने कहा कि हमारे प्रचार का सारा पैसा हम अपने जेब से खर्च कर रहे हैं। ये जो बड़ी बड़ी रैलियां इन्होंने निकाली, ये जो बड़े बड़े शोबाजी इन्होंने किए, करोड़ों रुपए इन्होंने खर्च किए, इनको ये भी बताना चाहिए कि ये करोड़ों रुपए इनके जेब में आए कहां से। इनको ये भी बताना चाहिए कि क्यों आज उनको अचानक से मानकुद गोवंडी के जनता की चिंता इतनी ज्यादा सताने लगी है। तो दोस्तों, सीधे तौर पे, साफ तौर पे एमआईएम हमारी पार्टी नहीं है। ये हमारे बीच में जाति धर्म की राजनीति कर रही है और जाति धर्म की राजनीति कभी मेहनतकश वर्ग की सगी नहीं होती। ये हमें बांटने का काम करती है। जाति धर्म की राजनीति से कभी मेहनतकशों को अपने हक अधिकार हासिल नहीं होते, क्योंकि किसी भी जाति धर्म का कोई भी व्यक्ति हो, उसकी जरूरतें एक ही है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पक्का आवास, साफ पीने का पानी, रहने को पक्का मकान। तो दोस्तों, एमआईएम के बाद आती है शिवसेना के बुलेट पाटिल के ऊपर। शिवसेना ये वही पार्टी है जिसको कुछ सालों पहले वसंत सेना नाम से भी जाना जाता था। कांग्रेस के नेता के छत्र छाया में इसको बनाया गया जब मुंबई में मील मजदूर मूवमेंट अपने शिखर पे था, जब मुंबई में सारे मजदूरों ने एकजुट होकर अपने हकों अधिकारों की लड़ाई लड़ना शुरू किया था, तब कांग्रेस ने शिवसेना को बढ़ावा दिया और ये मजदूरों की मूवमेंट, ये मजदूरों का आंदोलन तोड़ने के लिए शिवसेना को खड़ा किया गया। बाद में इस शिवसेना ने भी भाजपा की हिंदुत्व की राजनीति को अपनाया और बार बार मजदूर मेहनतकशों को बांटा। पहले बांटा मराठी और तमिल मजदूर के नाम पे, फिर बांटा मराठी और भैया मजदूर के नाम पे। इन्होंने बार बार मराठी आदमी, मराठी माणसाचं राजकारण, मराठी माणसाची अस्मिता, ऐसे झूठे मुद्दे हमारे बीच में लाकर हमें बार बार फंसाने का काम किया, हमसे गद्दारी करने का काम किया है। आज मुंबई में जितने भी बड़े दंगे हुए, जिसमें मेहनतकश बस्तियों के निरपराध लोग मारे गए, उन सभी के खून के धब्बे इस शिवसेना के ऊपर है, शिवसेना के नेताओं के हाथों के ऊपर लगे। तो दोस्तों, इसको भूलिएगा मत, क्योंकि इन दंगों में मरने वाले लोग हमारे और आपके मेहनतकशों के घरों से ही आने वाले लोग थे। तो ये शिवसेना जिसने मुंबई में एक काला इतिहास रचा है, जिसने मुंबई के मेहनतकश जनता के साथ गद्दारी करने का काम किया है, उसको नाकारिए। इनके ये उम्मीदवार बुलेट पाटिल ये ढंग से ये तक नहीं जानते कि आज मानकुद गोवंडी की आम जनता की समस्याएं क्या है, इनको ये तक नहीं पता है। आज शिवसेना, शिंदे गट और राष्ट्रवादी अजित पवार गट, इन्होंने पूरा 5 साल महाराष्ट्र में सत्तेचा उपभोग घेतलाय। पूरे 5 साल ये महाराष्ट्र में सत्ता में रहे, पर इन्होंने महाराष्ट्र के लिए कुछ नहीं किया, बस चुनाव आया तो चुनाव आने के बाद ये हमारे लिए लालच लेके आ गए। वैसे तो ये बांटते ही है,
चुनाव के वक्त मुफ्त में साड़ियां बांटते हैं, मुफ्त में क्या क्या चीजें बांटते हैं। इन्हीं के नेता प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि हमारे देश में कुछ लोग रेवड़ियां बांटने का कल्चर ला रहे हैं। तो ये रेवड़ियां नहीं है, मतलब दूसरे पार्टी के लोग करे तो वो दिक्कत है, पर खुद करे तो उसे नाम दिया जाता है लाड़की बहन योजना, फलाना योजना, ढिमकाना योजना। पर दोस्तों, ये लाड़की बहन योजना क्या है? क्या हम इतने मूर्ख हैं, हमें पता नहीं है? क्या हम नहीं जानते हैं कि हमारे ही टैक्स के पैसों पर, सरकारी तिजोरी के पैसे खर्च करके अपना प्रचार करने के लिए ये लोग ऐसी योजनाएं चुनाव के वक्त क्यों लाते हैं? इनके लिए बहन पिछले 5, 10, 15 साल से लाडली क्यों नहीं थी? अचानक ऐसा क्या हो गया कि बहन लाडली हो गई और बहन के लिए लाडली योजना आई, उज्ज्वला योजना आई। तो दोस्तों, ये महायुति की सरकार हमें महाबेवकूफ बनाने का काम कर रही है, इसके झांसे में आप मत आइए। रही बात वंचित बहुजन आघाड़ी की, ये पार्टी भी जाति धर्म का राजकारण करके, जाति की राजनीति करके हमें बांटती है। जो ईमानदार कार्यकर्ता है, जो ये मानते हैं कि आज पिछड़े वर्ग को, दलितों को, आदिवासियों को अपने हक अधिकार हासिल होने चाहिए, वो इनके पीछे जाते हैं, इनको अपना वोट देते हैं और ये क्या करते हैं? इनसे तो कोई बात नहीं की जा सकती, पर यहाँ पे जो वंचित के समर्थक और कार्यकर्ता है, उनको मैं पूछना चाहती हूँ, इनके कहने पे, प्रकाश आंबेडकर के कहने पे जिस निहारिका खोंडले को आपने वोट दिया, क्या उसने भाजपा के मनोज कोटक का प्रचार करने का काम नहीं किया? इनका उम्मीदवार दौलत खान, जिसके आधे से ज्यादा बिजनेस, आधे से ज्यादा धंधे बीजेपी के साथ चलते हैं, तो क्या ये आपका गद्दार नहीं हुआ? तो दोस्तों, वंचित बहुजन आघाड़ी, एमआईएम, इनकी जाति धर्म के राजनीति से हमको बचना होगा। हमें इन्हें बताना होगा कि हमें किसी जाति धर्म के झंडे की, किसी जाति धर्म के राजनीति की जरूरत नहीं है। इसके साथ साथ दोस्तों, मैं आपसे ये भी कहना चाहती हूँ, जब ये योजनाएं हमारे बीच में लाते हैं, उसके साथ साथ ये और एक झांसा हमारे बीच में लाते हैं, और एक शब्द हमारे बीच में लाते हैं, वोट बैंक की राजनीति। ये वोट बैंक की राजनीति दोस्तों, इसको सिरे से खारिज कीजिए। कुछ रखा नहीं है इसमें, हिंदुओं का वोट इसको, मुसलमानों का उसको, दलितों का उसको। ये वोट बैंक की राजनीति ये लोग करते हैं। ये इस मालिक ठेकेदार वर्ग की राजनीति हमें बांटने के लिए, हमें उसको वोट नहीं कर, ये सोचकर वोट नहीं करना चाहिए कि कौन हारने वाला है, कौन जीतने वाला है, किसने ज्यादा पैसा डाला है, किसकी मार्केट में हवा चल रही है। ये चुनाव का वोट करने के लिए हमारा मुद्दा नहीं होना चाहिए दोस्तों। हमारा मुद्दा तो ये होना चाहिए कि हमारी सगी पार्टी कौन है, कौन हमारे लिए लाठी काठी खाने के लिए डरेगा नहीं, कौन हमारे लिए कंधे से कंधा मिलाकर हमारे हकों अधिकारों के लिए जमीनी संघर्ष खड़ा करेगा, कौन वो होगा जो आधी रात को भी जनता के साथ, जनता के दमन के खिलाफ खड़ा होगा, जनता के दमन के खिलाफ अपना आवाज बुलंद करेगा। तो दोस्तों, मैं आपसे बहुत हक और अधिकार से ये कहना चाहती हूँ, हम जब प्रचार के लिए जाते हैं तो हमारे दोस्तों से पर्चे लेकर बहुत सारी महिलाएं कहती कि हाँ डॉक्टर पूजा मैं जानती हूँ, वो तो मेरी दोस्त है, हाँ हमारे बच्चे उनके यहाँ पढ़ने जाते हैं, हाँ उन्होंने हमारा ट्रीटमेंट किया है, मेरी भाभी का इलाज किया है, इसका इलाज किया है। ऐसे बहुत सारी पहचान से वो हमें जानते हैं और हमें अपना मानते हैं। उसी अपनेपन के साथ बहुत हक और अधिकार से आप सबको एक बात कहना चाहती हूँ कि जब भी रैली में 300-500 रुपए लेकर इन मालिक और धन्ना सेठों की पार्टियों की रैली में इनके झूठे समर्थक बनने की बात आती है तो नकार दीजिए, मना कर दीजिए। बहुत सारी बहनें, हमारी महिलाएं कहती है कि हाँ चलो
ये 5 साल तो हमें कुछ देते नहीं है, अभी इनको लूटने का मौका मिल रहा है तो ले लेते। पर दोस्तों नहीं, हमको इसको नकारना चाहिए। हमें पैसे देकर अपना वोट भी नहीं बेचना चाहिए। हमको साड़ी, बिरयानी, दारू के लिए अपना वोट नहीं बेचना चाहिए। हमें पैसों के पैकेट लेकर अपना वोट नहीं बेचना चाहिए। क्यों? क्योंकि दोस्तों ऐसा करके हम खुद अपने हाथों से अपने बच्चों का आने वाले 5 साल तक का भविष्य जला देते। आपल्या मुलांचं येणाऱ्या 5 वर्षांपर्यंतचं भविष्याची आपण आपल्या हाताने राख रांगोळी करतो। हम मानते हैं कि मजदूर मेहनत कशों को स्वाभिमानी होना चाहिए। हम क्यों अपना स्वाभिमान इनके पैरों तले रोने के लिए दे दे, ताकि जीत कर आने के बाद ये बेशर्मी से कहे कि तुमने कहा वोट किया है, वो तो मैंने खरीदा था, मैं क्यों तुम्हारा काम करूं। ताकि ये बेशर्मी से कहे मैं क्यों इस इलाके का काम करूं, यहाँ से तो मुझे वोट ही नहीं आते। तो दोस्तों इनको ये मौका मत दीजिए। हमारा ईमान, हमारा स्वाभिमान इनके पैरों तले मत रखिए। अपने बच्चों की तरफ देखिए, अपने परिवार की तरफ देखिए, अपने खुद के तरफ देखिए। हम पूरी मुंबई चलाते हैं, हम दिन रात मेहनत करते, तब पूरे दुनिया का सारा संपत्ति खड़ा होता है, सुई से लेके जहाज तक। तो हम किसी के फेंके हुए पैसों के मोहताज नहीं है। और जरा सोचिए, वैसे भी हमारी जिंदगी बेहाल है, इनके 200-500 रुपए से क्या ही बदलाव आ जाएगा हमारी जिंदगी में। उससे तो सबसे बढ़िया, सबसे सही रास्ता यही है, हमारी एकजुटता बनाओ, अपने हक अधिकारों के लिए लड़ो। तो बार बार जब हम कहते हैं कि भारत की क्रांतिकारी मजदूर पार्टी आज मानकुद गोवंडी, मानकुद शिवाजी नगर के जनता के सामने हमने खड़ा किया हुआ एक सही क्रांतिकारी विकल्प है। इसका मतलब क्या है? सही क्रांतिकारी विकल्प का मतलब क्या है दोस्तों? सही क्रांतिकारी विकल्प है यानी ये भारत की क्रांतिकारी मजदूर पार्टी, इसका लाल झंडा जो आपके हमारे जैसे मेहनत कशों के खून पसीने की निशानी है, ये बड़े गर्व के साथ मजदूर वर्ग की राजनीति करता है। ये बड़े गर्व के साथ कहता है कि हम मजदूर मेहनत कश वर्ग के राजनीति को आगे लेके जाने के लिए प्रतिबद्ध है। यानी क्या दोस्तों? यानी ये कि हम ये मानते हैं कि मजदूर मेहनत कश अपनी एकजुटता बनाकर अपने सारे हक अधिकार हासिल कर सकते हैं और इतिहास इसका गवाह है। आज जो भी हमें हक अधिकार हासिल है, जो भी श्रम कानून आज यहाँ पे मौजूद है, बेशक उसको हर दिन कमजोर करने का काम देश के हुक्मरान कर रहे हैं, पर दोस्तों ये सारे हक अधिकार मजदूरों मेहनत कशों ने, देश मुंबई के नहीं, देश के नहीं, दुनिया के मजदूर मेहनत कशों ने अपना खून पसीना बहाकर हासिल किए हैं। आप मुंबई का 30-40 साल पहले तक का इतिहास देख लीजिए दोस्तों। मुंबई की सड़कें भी मजदूरों के खूनों से रंगी हुई थी। मजदूरों मेहनत कशों की शानदार कुर्बानियों की याद दिलाती है मुंबई की सड़कें हमें। तो दोस्तों हमें इस इतिहास के विरासत को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि ये विरासत ही है जो हमारी सही पहचान है। मजदूर मेहनतकश होना ही हमारी सही पहचान है। क्या होता है मजदूर होना, मेहनतकश होना? वो सारे लोग जो मेहनत करते हैं, रात दिन खटते हैं, तब उनके घर का चूल्हा जलता है, वो सारे लोग मेहनतकश होते हैं, मजदूर होते हैं। वो सारे लोग जिनके घरों के बच्चे तभी स्कूल जा पाते हैं जब हम दिन रात कमर तोड़ मेहनत करते हैं। वो सारे लोग जिनको 2 वक्त के रोटी की चिंता सताती है, वो सब मेहनतकश लोग हैं। वो सारे लोग जो कोरोना के समय में बहुत चिंताग्रस्त थे, बहुत परेशानी में उन्होंने दिन काटे, वो सारे मेहनतकश लोग। क्योंकि 2 ही वर्ग होते हैं, 2 ही गट होते हैं। एक होता है मेहनतकशों मजदूरों का, दूसरा होता है मालिकों, ठेकेदारों, बिल्डरों का। तो ये जो मालिक पूंजीपति वर्ग है, ये तो इस धरती पर स्वर्ग बनाकर बैठे हुए हैं, पर आए दिन हमें जाति धर्म में बांटकर हमारी असली पहचान हमसे खुरेदने का, छीनने का काम करते हैं। तो दोस्तों, साथियों, मेहनतकश भाइयों बहनों, आने वाले विधानसभा चुनाव में हमें थापी करनी चिन्ह पर वोट करना है। ये थापी करनी
जिससे मजदूर ईंट से ईंट जोड़कर हमारी मकान खड़े करता है, हमारे घर खड़े करता है, पूरे मुंबई की सारी संपत्ति खड़ा करता है। इसी थापी को वोट करके हमें आज मानखुर्द शिवाजी नगर में मेहनत कशों की सत्ता स्थापन करनी है, मेहनत कशों का राज लाना है। यहाँ से तो थापी जीतेगी, क्रांतिकारी मजदूर पार्टी ही जीतेगी, पर महाराष्ट्र में चाहे जिसकी सत्ता है, फिर वो महाविकास आघाड़ी और महायुति हो, उनके खिलाफ जनता के हक अधिकारों के लिए अपना आंदोलन तेज करने का, मेहनत कशों की एकजुटता बनाकर शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, आवास के मुद्दों के लिए लड़ने का काम मजदूर पार्टी करेगी। आज तक करते आई है, आगे भी करेगी। दोस्तों, आने वाले विधानसभा चुनाव में हमें इस लाल झंडे की राजनीति को चुनना है, जिसका नारा है दुनिया के मजदूरों एक हो, दुनिया के मेहनत कशों एक हो। दोस्तों, जब भी मजदूर का राज आता है, मेहनत कशों का राज आता है, सबके घरों में राशन होता है, सबके लिए पीने का पानी होता है, सबके लिए ओढ़ने के लिए कपड़े होते हैं, सबके पास पक्का मकान होता है। तो दोस्तों, इस बार हमें इन जाति धर्म की राजनीति को नकारना है, मालिक और ठेकेदारी को राजनीति को नकारना है। हमें चुनना है लाल झंडे की राजनीति, मजदूर वर्ग की राजनीति, मेहनत कशों की राजनीति, जो हमारी असली पहचान है। इस पार्टी में शामिल सारे लोग ऐसे लोग हैं जिन्होंने मजदूर वर्ग के प्रति अपनी जिंदगी समर्पित की है, जो मेहनत कशों के अधिकारों के लिए लाठी काठी खाने से भी नहीं डरे हैं, जिन्होंने मजदूरों, मेहनत कशों पे, आम मेहनत का जनता पे होने वाले हर अन्याय, अत्याचार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की है, हर अन्याय, अत्याचार के खिलाफ संघर्ष खड़ा किया है। तो दोस्तों, आने वाले विधानसभा चुनाव में जाइए 20 नवंबर को निर्धास्त होकर 14 नंबर के बटन के सामने, थापी चिन्ह के सामने का बटन दबाइए। मेरा नाम है कॉमरेड डॉक्टर पूजा, यही लल्लू भाई कंपाउंड में रहती हूँ, छोटे बच्चों की डॉक्टर हूँ, मेहनत कश मजदूर वर्ग के प्रति अपनी जिंदगी मैंने समर्पित की है। मैं और मेरे साथी मिलकर इस लाल झंडे के नेतृत्व में पूरे मानखुर्द गोवंडी में आम मेहनत कर जनता के हकों अधिकारों के लिए कई सालों से आंदोलन तेज कर रहे हैं। हम आपसे कहते हैं, हम एकजुट होकर यहाँ सड़क की लड़ाई खड़े करके, कंधे से कंधा मिलाकर शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, आवास के लिए लड़ेंगे। यहाँ पे हम खोलेंगे बढ़िया से बढ़िया सरकारी स्कूल, बढ़िया सरकारी अस्पताल, अच्छी साफ सुथरी सड़कें, साफ पीने का पानी 24 घंटे। पर दोस्तों, ये काम सिर्फ और सिर्फ मेहनत कर जनता के बलबूते पे हो सकता है, हमारी एकजुटता के बलबूते पे हो सकता है। वही एकजुटता ये भारत की क्रांतिकारी मजदूर पार्टी RWPI ये लाल झंडा कर रहा है। तो आप सबसे कहती हूँ, आने वाले विधानसभा चुनाव में थापी करनी चिन्ह पे वोट कीजिए, 14 नंबर अनुक्रमांक है। पर दोस्तों, यहीं पे हमारी जिम्मेदारी नहीं खत्म होती है। ये चुनावी लड़ाई तो एक छोटी लड़ाई है, जिसमें हमें जीत हासिल करनी है, ताकि हम विधानसभा में जाके मेहनत कशों की आवाज बुलंद करें। पर दोस्तों, हमें एक लंबी लड़ाई की भी तैयारी करनी है, वो लंबी लड़ाई जो पूरे देश भर में मेहनत कशों को एकजुट करके देश भर में हमें अपने हक और अधिकार हासिल करवाएगी, जो बेरोजगारी के खिलाफ आवाज उठाएगी, बढ़ते महंगाई के खिलाफ आवाज उठाएगी, जो मजदूर राज के लिए, मेहनत कशों के राज के लिए अपना इनकलाबी परचम बुलंद करेगी। तो दोस्तों, साथियों, मेहनत कश भाइयों बहनों, आइए मिलकर अपने एकजुटता की मुट्ठी बनाते हैं, बांधते हैं और अपने बच्चों के सामने इनकलाबी राजनीति की एक मिसाल पेश करते हैं, ताकि बड़े होकर वो एक अच्छे इंसान बने और क्रांतिकारी राजनीति में अपना योगदान दे। आइए हम मिलकर मानखुर्द गोवंडी को बदलते हैं, यहाँ की सड़कों को महिलाओं, लड़कियों के लिए सुरक्षित करते हैं, यहाँ पे अपने बच्चों के लिए अच्छा सुनहरा भविष्य लाते हैं। तो दोस्तों, मेहनत कशों के सारे हकों अधिकारों के लिए थापी
करनी चिन्ह पे वोट कीजिए। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, आवास के लिए थापी करनी चिन्ह पे वोट कीजिए। बढ़ते बिजली बिल के खिलाफ साफ पीने के पानी के लिए थापी करनी चिन्ह पे वोट कीजिए। RWBI से जुड़े, लाल झंडे के राजनीति से जुड़े और मेहनत कशों का इनकलाब का परचम बुलंद कीजिए। इनकलाब जिंदाबाद, लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे।